क्लास 10th बेटा आज हम पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, बात समझिएगा। यानी कोई अगर आपका वायर है, हाई रेजिस्टेंस वायर है, और उसमें से अगर इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा हो तो वो थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा, गर्म। यानी कि वो तार हमें कैसी महसूस होगी, गर्म। एक सिंपल सा एग्जाम्पल देती हूँ। देखो आपके घर में जो फ्रिज है, अगर वो इस वक्त मतलब चलती अवस्था में है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी उसमें से पास हो रही है, तो आप उस फ्रिज के पीछे थोड़ा सा हाथ ले जाके देखो, क्या वो गर्म होता है? फ्रिज के अंदर नहीं देखना है, मैंने कहा फ्रिज बंद है, फ्रिज के पीछे थोड़ा सा हाथ ले जाके देखो, आपको गर्म महसूस होता है? ठीक है। इलेक्ट्रिक प्रेस बगैर इलेक्ट्रिसिटी के क्या गर्म हो सकता है? बात समझ रहे हैं? यानी जब इलेक्ट्रिक करंट किसी चीज में से पास होगा तो वहां पे कुछ हीट डेवलप होती है, कुछ हीट जनरेट होती है। ठीक है, हमें कुछ हीट फीलिंग होती है, उसी को हमें पढ़ना है आज की क्लास में। कुछ बात समझ में आई? क्या पढ़ने वाले हैं? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट जाने के बाद, इलेक्ट्रिक करंट गुजरते टाइम पे या जाते टाइम पे क्या प्रोड्यूस करती है? हीट प्रोड्यूस करती है। वैसे ना 3 इफेक्ट हमें पढ़ने हैं, ठीक है, आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। एंड इलेक्ट्रिक करंट, यानी कोई इलेक्ट्रिक करंट क्या क्या इंपॉर्टेंट इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकती है? हीट इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकती है, यानी तार में से अगर इलेक्ट्रिसिटी जा रही है तो वो हीट प्रोड्यूस कर सकती है। मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकती है, अगले चैप्टर में इसी के लेक्चर दूंगी किस तरह से। एंड केमिकल इफेक्ट, ये आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे, आगे वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। आइए तो हम ये पढ़ते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या मतलब है इस चीज का? क्या मतलब है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? बात समझिए। द प्रोसेस ऑफ डिसिपेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, वो प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी खर्च होती है, बेकार नहीं खर्च होती है। खर्च क्यों होती है वो बताऊंगी, ठीक है। अभी समझो, द प्रोसेस ऑफ डिसिपेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। किस रूप में खर्च होती है? हीट के रूप में खर्च होती है, ठीक है। इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। वो प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट के रूप में, हीट की फॉर्म में खर्च होता हो, उसी को हम क्या बोल रहे हैं? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो क्या कारण है वो मैं बाद में बताती हूँ, पहले इसमें एक चीज और समझो। ये जो रेजिस्टेंस है ना, वायर का रेजिस्टेंस हमने पढ़ा, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन हमने पढ़ा। ये जो रेजिस्टेंस है ना किसी भी तार का, है ना, इलेक्ट्रिक सर्किट में जो भी हमारे पास रेजिस्टेंस है, उसका बिल्कुल सिमिलर रोल है जैसा हमने फ्रिक्शन पढ़ा होगा मैकेनिक्स में। अच्छा, फ्रिक्शन 9th क्लास में आपको पढ़ाया गया था, 7th क्लास में भी आपने थोड़ा बहुत फ्रिक्शन पढ़ा था। ठीक है, फ्रिक्शन क्या होता है? जब एक बॉडी दूसरे पे से मूव कर रही है तो क्या होगा? भाई अपने हाथ को मूव करके देख लो, फ्रिक्शन है, क्या होगा? गर्म होगा। बिल्कुल वैसा ही रोल रेजिस्टेंस यहाँ पे करेगा किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में। बात समझ में आई? यानी इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करेंगे उसमें कुछ बाधा उत्पन्न करेंगे तो उसमें हम क्या बोलेंगे? रेजिस्टेंस बोलेंगे। अब इस रेजिस्टेंस को ओवरकम करना है, भाई इलेक्ट्रॉन को तो फ्लो करना है, इस रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए क्या करना पड़ता है? वर्क डन। और यही वर्क डन हमारा क्या कहलाता है? यही वर्क डन किस फॉर्म में दिखता है? हीट। कुछ बात पल्ले पड़ी? समझ में आया कुछ? यहां से नोट डाउन कर जाओ इसको, ठीक है। अब हम अपना मेन काम स्टार्ट करते हैं, ये इंट्रोडक्शन था सिर्फ, ठीक, ओके। देखो नोट करो इसको। तो बच्चा पार्टी देखो, हीटिंग इफेक्ट का कारण क्या है, क्यों हीट प्रोड्यूस होता है? तो बात समझिए। द डिसिपेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी विच गेट वेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ हीट प्रोड्यूस बाय फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। भाई देखो क्या हुआ कि जो ये जो हीट है ना, ये किस लिए जनरेट हुआ? क्योंकि देखो वायर में क्या है? रेजिस्टेंस है, ठीक है। वायर या जो भी तुमने डिवाइस ले रखा है उसके अंदर क्या होगा? कुछ रेजिस्टेंस होगा। तो उस रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ता है? वर्क डन। बात को समझिए। भाई वायर है, वायर में क्या है? रेजिस्टेंस है, या कोई भी डिवाइस है उसमें क्या है? रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब जैसे ही तुमने यहाँ पे कनेक्शन लगा दिया, यानी कि स्विच ऑन कर दिया, भैया ये निकला करंट आई इस डायरेक्शन में, भाई इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, राइट। लेकिन इन इलेक्ट्रॉन को रेजिस्टेंस को ओवरकम करना है तभी तो फ्लो करेंगे। अगर मैंने तुम्हें रोक दिया तो तुम वहां पे रुक जाओगे, लेकिन अगर तुम चाहते हो मूव करना तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, फोर्स लगेगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, तुम्हें क्या करना पड़ेगा? वर्क डन करना पड़ेगा अगेंस्ट द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के अगेंस्ट तुम्हें क्या करना पड़ेगा? वर्क डन। और ये जो तुम वर्क डन करोगे, यही वर्क डन तुम नहीं, इलेक्ट्रॉन्स करेंगे, यही किस फॉर्म में आ जाएगा? हीट की फॉर्म में दिखेगा। किस फॉर्म में दिखेगा? हीट की फॉर्म। क्लियर? ओके। तो देखिए यहां पे क्या हुआ, कॉज क्या है? ये जो हीट प्रोड्यूस करता है ना, व्हेन वर्क इज डन
व्हेन वर्क इज डन टू ओवरकम द रेजिस्टेंस, जब वर्क होगा किसको हटाने के लिए, रेजिस्टेंस को हटाने के लिए, ओवरकम करने के लिए, वही हमारे पास क्या होगा, किसी भी वायर में वही हमारे पास क्या देगा, हीट देगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है कुछ कुछ? तो वर्क डन होगा, तो वर्क डन देखते हैं किस तरह से। अच्छा, V पोटेंशियल डिफरेंस का कुछ मैंने रिलेशन बताया था, चार्जेस फ्लो कर रही है, V अगर तुमने पोटेंशियल डिफरेंस लगा रखा है तो वर्क डन होना चाहिए। भाई V को कैसे डिफाइन करते हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे डिफाइन कर रहे थे, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, है ना, V इज इक्वल टू W/Q। तो वर्क डन कितना हो गया, वर्क डन हो गया चार्ज को फ्लो करने के लिए जितना तुमने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया इनटू चार्ज। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ, क्या हमने करंट की डेफिनेशन पढ़ी हुई है? बिल्कुल पढ़ी हुई है भैया, I इज इक्वल टू Q/T पढ़ी हुई है ना, तो Q कितना होगा, I इंटू टी हो जाएगा। तो यहाँ पे V की जगह V, Q की जगह पे कितना कर दो, I इंटू टी कर दो। तो वर्क डन कितने के बराबर हुआ, VI इंटू टी, राइट। और V इज इक्वल टू बाय ओम्स लॉ क्या होता है, I इंटू आर होता है, IR इंटू IT। ये मेरे पास क्या हो गया, वर्क डन कितना आया, I²RT। इतना वर्क डन करना पड़ रहा है चार्जेस को, ताकि रेजिस्टेंस को वो बीट कर सके, रेजिस्टेंस को वो ओवरकम कर सके। ठीक है, बात समझ में आई। इलेक्ट्रॉन्स जब भागने की कोशिश करेंगे तो उनको अपने रास्ते में बाधा मिलेगी, रेजिस्टेंस मिलेगा। उस रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, चार्जेस को वर्क डन करना पड़ेगा। ये जो वर्क डन है ना, इसी वर्क डन की वजह से हीट होता है, या ये वर्क डन ही हमें हीट की फॉर्म में दिखता है। तो यानी हमारे पास H, इसी वर्क डन को हम क्या लिखेंगे, H इज इक्वल टू I²RT। यही जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट में रिजल्ट आता है। ओके, बात समझ में आई। क्या हुआ, द हीट इज अराइज, हीट अराइज होगा व्हेन वर्क इज डन, जब वर्क डन होगा टू ओवरकम द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए वर्क डन करना पड़ेगा, किसको, चार्जेस को, राइट। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर और डिवाइस, वायर का रेजिस्टेंस है या जो तुमने डिवाइस लगा रखा है, यंत्र लगा रखा है, उसका जो रेजिस्टेंस है उसको ओवरकम करने के लिए वर्क डन करना पड़ेगा। और यही वर्क डन हमारा हीट की फॉर्म में दिखेगा। बोलो, बात समझ में आई? ठीक है, यहां तक नोट डाउन कर लो, यहां तक नोट डाउन करो, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, इसकी न्यूमेरिकल करेंगे, यहां तक पॉज करके नोट डाउन कीजिए। तो बच्चा पार्टी आ जाओ, पढ़ लेते हैं इसको भी, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग या जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, जो हीट प्रोड्यूस होगा किसी भी रेजिस्टर में, किसी भी वायर में, वो वायर का क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा, सीधी सी बात। वो हीट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट का स्क्वायर। ठीक है, कितना करंट सर्किट में से जाता है उसका स्क्वायर, हीट कितना प्रोड्यूस होगा, जितना करंट दोगे उसकी स्क्वायर से क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो भी हीट ज्यादा होगा। कुछ जगह ऐसी होती है जहां पे हम जानबूझ के ये चाहते हैं कि रेजिस्टेंस ज्यादा हो ताकि हीट क्या हो, ज्यादा हो। कुछ जगह ऐसी होती है जैसे इलेक्ट्रिक आयरन। ओके, H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, यहाँ पे लिखते चले जाओ, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। ठीक है, I क्या है, करंट है, और किस बात पे डिपेंड करेगा कि कितने टाइम तक तुमने चलाया है। यहाँ पे क्या है, T क्या है, टाइम। ठीक है, जितनी देर चलाओगे उतना हीट प्रोड्यूस। ठीक है, तीनों को कंबाइन कर दे, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, तीनों को कंबाइन कर दो बच्चा पार्टी। H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I²RT, क्या यही हमने नहीं पढ़ा अभी, वर्क डन करना पड़ेगा इलेक्ट्रिक वायर चार्जेस को, ठीक है, ओवरकम करने के लिए रेजिस्टेंस को। ठीक है ना, H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I²RT। ठीक, समझ में आया? यानी आप करंट ज्यादा दोगे, हीट ज्यादा होगा स्क्वायर से, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो भी हीट क्या पैदा होगा, ज्यादा पैदा होगा। ठीक है, टाइम जितनी देर के लिए आप करोगे उतना हीट प्रोड्यूस होगा। लेकिन कुछ जगह ऐसी है जहां पे हम जानबूझ के चाहते हैं कि रेजिस्टेंस ज्यादा हो ताकि हीटिंग इफेक्ट ज्यादा हो। ठीक है, तो देखो इतना नोट डाउन करो, बस लास्ट हो गया हमारा। तो बच्चा पार्टी लास्ट पॉइंट पे आ गए हैं। देखिए क्या है, सम सिचुएशंस वेयर हीटिंग इफेक्ट इज डिजायर्ड। कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जहां हम चाहते हैं कि भी हीटिंग इफेक्ट हो, है ना। वैसे तो मैंने बोल दिया कि डिसिपेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक एनर्जी, भैया खामा में इलेक्ट्रिक एनर्जी खर्च हो रही है, हीट प्रोड्यूस हो रहा है, वर्क डन करना पड़ रहा है। लेकिन कहीं कहीं पे ऐसी जगह होती है जहां पे हम चाहते हैं कि हीटिंग इफेक्ट हो। ठीक है, कहाँ देखो, दो एग्जाम्पल लिखे हैं मैंने यहाँ पे। फिलामेंट ऑफ इनकैंडेसेंट लाइट इज मेड अप ऑफ टंगस्टन। टंगस्टन का बनाया होता है
क्योंकि इसकी रेजिस्टिविटी, किसकी, टंगस्टन की रेजिस्टिविटी इतनी हाई होती है कि इसका टेम्परेचर 2700 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच सकता है। इतने टेम्परेचर पे फिलामेंट क्या करता है, ग्लो करता है, हमें क्या मिलती है, रोशनी मिलती है। समझे समझे। दूसरा, ये तो ऑलरेडी मैंने पहले भी आपको पढ़ाया हुआ, रेजिस्टर्स पढ़ाते टाइम पे, हीटिंग एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन। इलेक्ट्रिक आयरन यानी जो इलेक्ट्रिक प्रेस होता है ना, घर में जो प्रेस करते हो, उसका जो हीटिंग एलिमेंट है, जो पत्ती होती है ना अंदर, वो कौन से, वो किसकी बनी होती है, वो हमारे पास एलॉय होता है नाइक्रोम। नाइक्रोम, राइट। नाइक्रोम की रेजिस्टिविटी हाई होती है ताकि ये क्या प्रोड्यूस करे, हीट प्रोड्यूस करे। बाबा रेजिस्टेंस हम जबरदस्ती प्रोड्यूस, हम ज्यादा रेजिस्टेंस की हमें यहाँ पे जरूरत होती है ताकि हीट क्या हो, ज्यादा हो, वर्कडन भी ज्यादा होगा, हीट भी क्या होगा, ज्यादा। ठीक है, दिस एंड्स आवर टुडेज लेक्चर। ठीक है, अब इसके बच्चे न्यूमेरिकल, तो न्यूमेरिकल मैं अगली क्लास में करवा दूंगी, सैंपल क्वेश्चन से कुछ करो। ठीक है, बाय, टेक केयर।